हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट ऑफ द नीट बायोलॉजी सिलेबस, जो कि है दी प्लांट फिजियोलॉजी। और उस यूनिट का हम पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को टेकअप करने जा रहे हैं आज के सेशन में, जहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पर डिटेल में कवर करेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे कॉन्फिडेंटली और करेक्टली आंसर कर पाएं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हों एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन को, जहां पर हम प्लांट्स में हो रहे वेरियस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को डिटेल में कवर करेंगे। बट चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले हम एक क्वेश्चन जो अभी इस समय आपके मन में आ रहा होगा, दैट वुड बी कि प्लांट्स को आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है उनके लिए। तो यही सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि आखिरकार आपको आपकी डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां पर भी वो रिक्वायर्ड है, इजंट इट? सो ऐसा ही कुछ सिनेरियो प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि सरप्लस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वो सब्सटेंस उस पार्ट को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। बट अगर दूसरा सिनेरियो देखें तो यहाँ प्लांट्स के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पर वही सब्सटेंस या तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट ही नहीं होगा, और ऐसे में वो जो सब्सटेंस है उस प्लांट पार्ट के लिए हाईली रिक्वायर्ड है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके थ्रू ये जो सब्सटेंस है उस सरप्लस अमाउंट वाले ऑर्गन से उस स्केर्सिटी अमाउंट वाले ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाए, इजंट इट? तो जो मैकेनिज्म इट्स मूवमेंट को इंश्योर करवाता है वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का नीड अब आपको समझ आया होगा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्यों रिक्वायर्ड है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए, ताकि वो सब्सटेंस वहां पर पहुंचाए जा सके जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है, इजंट इट? तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है दैट इज वाटर। तो वाटर आप सभी जानते हैं द मोस्ट असेंशियल कमोडिटी ऑफ लाइफ, जिसके बिना सस्टेन करना वुड नॉट बी ईजी, राइट? सो लाइफ जो है वो वाटर के बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। साथ ही साथ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, इजंट इट? तो मिनरल्स भी बहुत हाईली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो ये जो दोनों कमोडिटीज़ हैं या फिर ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, और सॉइल से लेकर इनको प्लांट्स के जिन भी पार्ट्स तक पहुँचाना है वो एक्चुअली इंश्योर कैसे होता है? अगेन बाय ट्रांसपोर्टेशन, इजंट इट? तो कैसे होगा आप जानते हैं ना? प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सॉइल की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? दैट इज रूट्स। तो रूट्स हैं वो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स जो कि इन दोनों सब्सटेंसेस यानी कि वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके रिक्वायर्ड ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इजंट इट? ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्सटेंस जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ बायोमोलिक्यूल जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं विच आर फूड, राइट? जो कि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स होते हैं, इजंट इट? तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो फूड फॉर्म हुआ है, जिसे हम फोटोसिंथेट्स बुलाते हैं बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के एंड में बनते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होगा, राइट? ताकि उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचाया जा सके जिनको कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स उनको यूटिलाइज करके उनको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, है ना, फॉर देयर नॉर्मल एक्टिविटी। उधर तक के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है। या फिर हो भी सकता है कि ये जो फूड बना है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में है जिसको कि इनिशियली कंज्यूम नहीं किया जा सकता, बट उसको बाद के लिए स्टोर करके तो रखा जा सकता है कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब
फ्रॉम द साइट ऑफ बीइंग सिंथेसाइज्ड, कहाँ बनते हैं फूड, आप जानते हैं लीफ में। तो लीफ से या तो वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन तक सप्लाई किया जाएगा जहाँ पर भी वो रिक्वायर्ड है, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कंज्यूम नहीं हो सकता है एट द मोमेंट, तो उसको एक स्टोरेज ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि वो वहाँ पर लेटर ऑन जब रिक्वायर्ड है तब तक के लिए स्टोर्ड हो जाए, ताकि बाद में जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आती है तो वो वहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके टू द ऑर्गन जो उसको उस समय रिक्वायर कर रहा है, इजंट इट? ठीक है। एंड लास्टली वी हैव द PGRs और द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नाम बता रहा है कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बुलाते हैं, बिकॉज फाइटो वर्ड का मतलब ही होता है प्लांट्स, इजंट इट? सो ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि अपनी वर्क में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बट बहुत एफिशिएंटली अपना टारगेट अचीव करते हैं बहुत कम समय में। सो फॉर एग्जांपल, इनका काम समझाने का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट का पार्ट है जो कि काफ़ी एज्ड है, मींस वो सेनेस्ट है, तो वो सेनेसेंस की तरफ है, मतलब वो काफ़ी एज्ड है और अब वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है, तो प्लांट्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल तो है नहीं। तो ऐसे में ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सिग्नल देते हैं प्लांट्स को कि जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है उस एजिंग ऑर्गन की तरफ कम कर दी जाए, क्योंकि अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव तो रहा नहीं। इसीलिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर एज्ड प्लांट पार्ट था वो डेड हो जाएगा और वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द प्लांट। तो ये जो सिग्नल भेजने का काम है ताकि प्लांट्स की जो नॉर्मल एक्टिविटी है एंटायर बॉडी को सस्टेन करने की वो प्रॉपरली मेंटेन की जाए, वो रेगुलेट होती है बाय दी PGRs और द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये हैं वो वेरियस सब्सटेंसेस जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में बहुत एसेंशियली रिक्वायर्ड है ताकि प्लांट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग इंश्योर की जा सके। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी दूर तक, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स की जो बॉडी होती है ना वो उनकी ग्रोथ इनडेफिनेट होती है, हमारी तरह उनकी डेफिनेट ग्रोथ नहीं होती है एनिमल्स की तरह, बिकॉज एनिमल्स में आपको पता है एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, इजंट इट? बट प्लांट्स इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कितनी ह्यूज ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। सो इतनी ह्यूज ट्रीज के टिप तक, जो सपोज सबसे टॉप मोस्ट लीफ है उसकी टिप तक अगर आपको किसी सब्सटेंस को पहुंचाना है तो वो एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा कवर करने के लिए, इजंट इट? कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पर वो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में बना है और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत पास हो, तो दैट कैन बी अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑल्सो। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड द अदर वन इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज गैप बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैरीड आउट किया जा सकता है बाय सिंपल प्रोसेसेस। सबसे पहली प्रोसेस है डिफ्यूजन की, और जो दूसरी प्रोसेस है दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, तो डिफ्यूजन के थ्रू तो आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर सकता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि मान लीजिए एक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो ऐसे में जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो कंटिन्यूसली एक तरह से स्टर कर रहा होता है, कंटिन्यूसली साइक्लिक मूवमेंट कर रहा होता है ताकि वो सब्सटेंस सेल के कोने कोने तक पहुंच सके और जो भी पार्ट उसको रिक्वायर कर रहा है वो वहां पर उसको अवेलेबल हो जाए। सो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइक्लोसिस भी बुलाते हैं, बिकॉज वो साइक्लिक मूवमेंट होता है एक तरह से आपके साइटोप्लाज्म का। ठीक है, और इनको इंश्योर करने का काम, उनको फैसिलिटेट या हेल्प करने का काम करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जितने टर्म्स आप देख रहे हो ना, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हम आगे टेकअप करेंगे इन डिटेल इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरी आउट होता है बाय द वैस्कुलर टिश्यूज। तो बच्चों आपको याद होगा ना, वैस्कुलर टिश्यूज हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि दो ब्रॉड कैटेगरीज में आप जानते ही हैं कौन कौन से होते थे। दे वर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो सब्सटेंसेस को लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करवाते हैं,
और जो मूवमेंट देखा जाता है वैस्कुलर टिश्यूज में वो बल्क क्वांटिटी में होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में, राइट। तो बल्क मूवमेंट का क्या मतलब है, एक तरह से ऐसा मूवमेंट मान लीजिए जहां पर सब्सटेंसेस एक के पीछे ऐसे फ्लो कर रहे हैं जैसे कि द वाटर इन द रिवर, ओके। तो बल्क अमाउंट में फ्लो देखने को मिलता है आपको सब्सटेंसेस का। तो जाइलम में आपको किस सब्सटेंसेस का मूवमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स, राइट। एंड फ्लोएम में आपको देखने को मिलता है मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल। तो ये जो दोनों आपको वैस्कुलर टिश्यूज हैं ये बल्क अमाउंट में अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सप्लाई करते हुए नजर आते हैं। और जो बल्क अमाउंट में मूवमेंट होता है ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। तो डू रिमेंबर दिस टर्म। तो ट्रांसलोकेशन इंश्योर कर रहा है बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लांट थ्रू द वेरियस वैस्कुलर टिश्यूज। और जो मूवमेंट देखने को मिलता है बाय द वैस्कुलर टिश्यूज वो होता है डायरेक्शनल, मतलब उसका एक फिक्स डायरेक्शन है। बिकॉज आप जानते हैं जैसे कि जाइलम की बात कर ली जाए, जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब भाई सोर्स कहाँ है वाटर मिनरल का, सॉइल ना, तो सॉइल से ही तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम द सॉइल टू द वेरियस अपवर्ड प्लांट ऑफ दी प्लांट पार्ट्स। तो इसका मतलब हमेशा मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम डाउन टू टॉप, इजंट इट। तो वो होगा यूनी डायरेक्शनल फ्लो। तो जाइलम में जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम डाउन टू द टॉप, इसीलिए वो यूनी डायरेक्शनल है। अगर बात की जाए फ्लोएम की, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड मटेरियल का। और फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीव्स में। अब हो सकता है जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो किसी ऐसे ऑर्गन को हो वो जो लीव से नीचे हो, फॉर एग्जांपल रूट को रिक्वायरमेंट हो, तो हो सकता है वहाँ से वो जो सब्सटेंस है वो लीव से रूट की तरफ नीचे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हो सकता है कि वो ऊपर किसी प्रेजेंट स्टेम को रिक्वायर्ड हो, तो इसीलिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू फ्लोएम वो होता है मल्टी डायरेक्शनल। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। वेरियस जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज क्या क्या टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका की ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लांट्स। आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चों हम अपनी पिछली स्लाइड से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट की बॉडी में आपको बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का ट्रैफिक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ऑर्डरली मैनर में फ्लो करता है इनसाइड द प्लांट बॉडी, इजंट इट। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिल रहा है सब्सटेंसेस का वो बेसिकली किन तरीके से देखने को मिलेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि कितने तरीके हैं जिनसे कि ट्रांसपोर्टेशन अचीव किया जा सकता है इन केस ऑफ प्लांट्स। सो दो ब्रॉड कैटेगरीज या दो ब्रॉड तरीके हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन अचीव होता है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। एज द नेम सजेस्ट, पैसिव क्या होता है भाई, जहाँ पर आप बहुत ही लिथार्जिक हो, आप में कोई एनर्जी नहीं है, इजंट इट। तो ऐसा वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो इंडिकेट करता है ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पर कोई एनर्जी इनपुट नहीं रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन अपने आप हो जाएगा, इजंट इट। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि सपोज हमें अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम कोई व्हीकल का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एनर्जी इनपुट करना पड़ता है बाय एडिंग फ्यूल टू इट, इजंट इट। तो अगर फ्यूल डल रहा है इसका मतलब हमें एनर्जी इनपुट देना पड़ रहा है। बट प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बुलाते हैं, जिनके थ्रू मूवमेंट विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इसीलिए प्लांट ट्रांसपोर्ट जो पैसिव होता है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के बिना होता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव वर्ड ही इंडिकेट करता है भाई हम एक्टिव कब होते हैं, जब हमें बहुत सारी एनर्जी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट के लिए यू रिक्वायर एनर्जी, सो स्पेंडिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजंट इट। तो देखिए ये हमेशा होगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या मतलब है इस लाइन का, तो एक लाइव एग्जांपल से लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पहाड़ के पास हैं, ठीक। अगर आप इस पॉइंट पर प्रेजेंट हैं,
यहाँ पर, आपकी जो कार है वो यहाँ पर है, isn't it? और आपको नीचे आना है, isn't it? तो कार को नीचे आने के लिए क्या कोई फ्यूल की ज़रूरत है, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर? नहीं ना, वो तो स्पॉन्टेनियसली हाई रीजन से लो रीजन की तरफ मूव कर जाएगी, बिकॉज जो फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर वो हमेशा डाउनवर्ड ही है ना, एक नॉर्मल डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए विदाउट एनी एनर्जी ऑल्सो आप अपनी गाड़ी को अगर इस क्लिफ के एंड पे रख देंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप मूव करके नीचे आ जाएगी, इजंट इट? तो नो एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ ये हमेशा किधर मूव की, इन द डायरेक्शन जो कि इंश्योर करती है नेचर के फोर्स को, दैट इज ग्रेविटी। तो एक ग्रेडियंट है ना, यहाँ पर ये लो हाइट वाला रीजन था और ये हाई हाइट वाला रीजन था। तो हाई से लो मूवमेंट जो है वो बिना एनर्जी के होता है। इसीलिए आप देखते ना, कभी आप स्टेयर्स से ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको कम एनर्जी लगती है, राइट? बट अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो यू रिक्वायर मोर एनर्जी, इजंट इट? ओके, तो इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसका क्या मतलब है? ग्रेडियंट मतलब आप जानते होंगे ना, डिफरेंस। अब मैं बोलूँ कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको एक जगह पर कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर लाइक दिस। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक रीजन है मॉलिक्यूल्स का, और सपोज ये दूसरा रीजन है जहाँ पर आपको कुछ ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ आपको मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा अमाउंट देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर हियर इज हाई, है ना? एंड यहाँ पर क्योंकि कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज लो। तो लाइक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कार ऑन अ क्लिफ, आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? ये वाला। तो हमेशा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको इधर ही देखने को मिलेगा, फ्रॉम हाई टू लो रीजन। तो ऐसे में ये इंश्योर करता है, सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है ना, यहाँ पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर इतने से मॉलिक्यूल्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस आता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और वो उस ग्रेडियंट के अलोंग ही मूव कर रहा है, फ्रॉम हाई टू लो। तो अलोंग मूव करना मतलब होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? इसीलिए वी से पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो भी बिना एनर्जी के इनपुट के, ठीक? ओके, अगर हम बढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, तो यू नो वेरी वेल आपको जस्ट ऑपोजिट केस रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं हमारी कार इस समय यहाँ होती और आपको इस क्लिफ की टिप तक पहुँचना था, तो आपको ऑब्वियसली अपनी गाड़ी में जो फ्यूल था वो ज़्यादा भरवा के रखना पड़ता ना, बिकॉज ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती टू रीच टू द टॉप, इजंट इट? तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट, इजंट इट? तो ये क्यों ऐसा एनर्जी इनपुट रिक्वायर कर रहा है? बिकॉज ये मूव कर रहा है फ्रॉम लो हाइट टू द हायर हाइट, है ना? तो ऐसे में आप अगेंस्ट जा रहे हो ना ग्रेविटी के फोर्स के, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटी के अलोंग अगर आप जाओगे तो आपको कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी, बट अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए आप अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट जा रहे हो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इजंट इट? तो इसीलिए अगर आप लो मॉलिक्यूल वाले रीजन से हाई मॉलिक्यूल्स वाले रीजन तक मूवमेंट शो करोगे तो दैट इज अगेंस्ट द नेचर, है ना? इसीलिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होगी, दैट इज वाई वी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अलोंग एंड अगेंस्ट दो वर्ड्स हैं जो कि टोटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। तो ये की वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि इन डेफिनेशंस को एक तरह से अलग कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक? ओके, अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे सिलेबस में दो टाइप के यहाँ पर दे रखे हैं, जिनको हम ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं एज डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आइए इन दोनों टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं इन अवर नेक्स्ट स्लाइड्स। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप की पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ, विच इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट आप कह सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर सब्सटेंसेस का मूवमेंट तो आपको अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, राइट, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। और वो भी कब? जब दो रीजन्स जो हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स उनके बीच में कोई बैरियर नहीं हो, राइट? सो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम its region of higher concentration to its region of lower concentration when they are in direct contact. So remember this thing, ठीक है? तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको, तो सपोज ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है।
तो आपने पढ़ा है ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में नजर आती है। मींस आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिपिड, जैसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, वो 2 लेयर्स के फॉर्म में अरेंज नजर आता है। सो दिस इज द लिपिड बाइलेयर और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो अगर आप देखें यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। सपोज यहाँ पर 60 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके, और यहाँ पर इनसाइड द सेल यानी कि साइटोप्लाज्म में देयर आर 0 मॉलिक्यूल्स, तो देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ दी पर्टिकुलर टाइप जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिले। तो मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर 0 मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो तब तक होगा जब तक कि मेम्ब्रेन की दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट हो ऑफ द सॉल्यूट, राइट। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है दिस विल कंटिन्यू जब तक कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इन केस ऑफ दिस देयर विल बी 30 and 30 on either side of the cell membrane present ना हो, तब तक ये मूवमेंट होता है। ऐसा होने से क्या होगा, दोनों तरफ एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट, राइट। सो डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाए, यानी कि बैलेंस नहीं अटेन हो जाए ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लांट्स के केस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स के केस में डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अकेला ऐसा तरीका है या एक मीडियम है जिसके थ्रू गैशियस सब्सटेंसेस का मूवमेंट देखने को मिलता है इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट में अगर गैसेस का मूवमेंट देखने को मिलेगा तो वो ओनली एंड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन देखने को मिलता है। सो इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ गैशियस मूवमेंट इन द प्लांट बॉडी। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट फीचर जो है जिसको मैंने स्टार मार्क किया है ये आप याद रखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स को जो कि डिफ्यूजन को या डिफ्यूजन की स्पीड को या रेट को एक तरह से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर की बात की जाए तो आप जानते ही हैं अगर आप किसी भी एक रीजन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में और स्पीड से कोलाइड करेंगे और वो ईजिली क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी उनके कोलिजन की तो वो इजीली स्प्रेड आउट कर सकते हैं एट अ फास्टर रेट। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी, इजंट इट। तो इसका मतलब डिफ्यूजन और फास्ट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। देन अगर हम बात करें सेकेंड फैक्टर की, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था? मॉलिक्यूल्स के नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 60 और यहाँ पर सपोज 0 था, दैट मीन्स देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। तो ये जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ जितना ज़्यादा होगा और एक तरफ जितना कम होगा उतनी फास्ट मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब बिगर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ज़्यादा फास्ट होगा आपका डिफ्यूजन का रेट, ठीक है। उतनी स्पीड से डिफ्यूजन होगा। जितना कम डिफरेंस होगा दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स के नंबर में उतना स्लो हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन बात की जाए डेंसिटी की। तो डेंसिटी के रिलेशन को विथ डिफ्यूजन रेट आपको समझने के लिए एक केमिस्ट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि आपने पढ़ा होगा, द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि क्या कहता है, डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डेंसिटी, है ना। और डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब डेंसिटी को अगर मैं रिलेट करूं तो मैं क्या इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये अंडर रूट ऑफ मास के बराबर है ना। तो इसका मतलब वो गैसेस जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिनका वजन ज़्यादा है, वो कम डिफ्यूजन रेट शो करेंगी। दैट मीन्स हैवी गैसेस का डिफ्यूजन रेट जो होगा वो स्लो होगा। जो लाइटर गैसेस होती हैं जिनका कि वेट कम होगा उनकी डेंसिटी भी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन रेट फास्टर होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर होता है डेंसिटी का टू दैट ऑफ द डिफ्यूजन रेट, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन बस इतनी सी होती और इतने सारे मॉलिक्यूल होते तो जगह तो उतनी ही थी ना डिफ्यूज़ करने की,
तो स्पीड स्लो हो जाती। अगर हम इसको और स्प्रेड कर दें, यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और स्ट्रेच कर दें, तो यही मॉलिक्यूल्स को और स्पेस मिल जाएगी टू डिफ्यूज फास्टर, है ना। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स के पास टू क्रॉस थ्रू, है ना। इसीलिए हम कहते हैं सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होगी। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड लास्टली अगर हम बात करें नेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की, तो अगर डिफ्यूजिंग पार्टिकल लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि आपको पता है ना डिफ्यूजन जो होगा वो एनीवेज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी है, तो वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड में इजीली सॉल्युबल हैं वो इजीली इसको क्रॉस कर जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करेंगे दैन द वंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो आई होप ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी क्लियर, जो कि अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को और उसके रेट को। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग डिफ्यूजन इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो भाई ये भी एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, बट इसको नाम दिया गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड फैसिलिटेशन का मतलब आप जानते हैं, मतलब किसी के लिए कोई फैसिलिटी बनाना ताकि उसको कुछ हेल्प मिल सके, इजंट इट। तो यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पर भी मूवमेंट आपको फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, दैट मीन्स अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है भाई, ये आपके इस हेल्प रिक्वायर करने वाले डिफ्यूजन की आखिर नीड पड़ती क्यों है, तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि नेचर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिफ्यूजन रेट कितना फास्ट होगा, इजंट इट। तो उसमें मैंने आपको बोला था क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड से, है ना, क्योंकि वो बाय लेयर से बनी है लिपिड की, तो मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक है। बिकॉज आपको पता है ना ये जो चेन्स आपको देखने को मिलती हैं और द टेल्स देखने को मिलती हैं फॉस्फोलिपिड की, दे आर हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। सो अगर ये वाटर रिपेलिंग टेल्स हैं, बिकॉज हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक मीन्स दे हैव फियर ऑफ वाटर, है ना। तो इसका मतलब ये वाटर को रिपेल करती हैं, तो वो सब्सटेंस जो कि वाटर या वाटर की तरफ अफिनिटी रखते हैं वो इनसे इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि वो सब्सटेंस जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं वो इजीली इनसे क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री का रूल यहाँ अप्लाई करता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, जिसमें कि अगर कोई सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल जो है वो नॉन पोलर नेचर का है तो वो अपने अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व कर पाएगा, इजंट इट। और अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर पोलर इन नेचर है तो वो अपने अंदर पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व कर पाएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इजी। बट व्हाट अबाउट द वंस जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, जो कि पोलर इन नेचर है, जैसे कि वाटर, तो वो कैसे मूव करेंगे? उनको भी तो मूव करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो ऐसे में वो इन सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है उनको तो क्रॉस नहीं कर सकते, बट दे कैन क्रॉस थ्रू सर्टेन प्रोटीन्स। तो यानी कि वो प्रोटीन्स हैं जो कि इनको हेल्प करेंगे इन डिफ्यूजिंग, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिकॉज प्रोटीन्स आर फैसिलिटेटिंग द डिफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं डिफ्यूजन को। सो यहाँ पर कुछ प्रोटीन जो कि यहाँ पे सपोज एम्बेडेड है, तो ये एक तरह से इंटीग्रल प्रोटीन ही है ना, क्योंकि कंप्लीटली एम्बेडेड है बिटवीन द बायलेयर। तो ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं, इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को हम प्रोटीन चैनल्स कैरियर चैनल्स भी बुलाते हैं, साथ ही साथ इनको हम चैनल प्रोटीन्स भी बुलाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी बुलाते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऐसा डिफ्यूजन जो है वो फैसिलिटेट होता है बाय द प्रोटीन्स, ठीक। तो ये हैं दी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, जिनका की कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए इन प्रोटीन्स के थ्रू ये सब्सटेंसेस जो हैं वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, इजंट इट। दैट इज व्हाई इट इज फैसिलिटेटेड, ठीक है। ओके, अब जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो मैक्सिमम हो जाएगा तब जब सारे के सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हों। मतलब मान लीजिए, क्योंकि एक बार में एक प्रोटीन एक ही मॉलिक्यूल को अंदर आने दे सकता है ना, तो मान लीजिए एक मेम्ब्रेन पे सपोज ऐसे 50 प्रोटीन्स हैं, तो वो एक बार में सारे
मतलब जितने भी 50 मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक सैचुरेशन रेट अचीव किया जा सकता है मेम्ब्रेन पे। तो मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन्स हैं हो सकता है एक टाइम पे वो सभी के सभी इन्वॉल्व हैं इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो वो कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जो फ्री हो उस समय ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डिफ्यूजन है वो एक सैचुरेशन पॉइंट रीच कर जाता है जहाँ पर सारे के सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो हैं वो एंगेज्ड है इन दी ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो इनका उस समय पे हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट का रेट होगा दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, जब सारे के सारे प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ओके। और ये सेंसिटिव भी होते हैं टू सर्टेन इनहिबिटर्स, उन इनहिबिटर्स के साथ जो कि प्रोटीन्स पे लगी साइड चेन से जाके रिएक्ट कर जाए। तो है तो ये प्रोटीन ही ना, और प्रोटीन्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है हमारे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, इनमें भी कुछ साइड चेन्स होती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई साइड चेन पे जाके कोई इनहिबिटर अटैच कर जाए तो प्रोटीन का फंक्शन ही डीनेचर हो जाएगा, और प्रोटीन अपना अगर कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा तो इसका मतलब वो अपने अंदर इन पार्टिकल्स को मूव करने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं, आप कह सकते हो या जो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शन ही एक तरह से डीनेचर हो जाता है इफ देयर इज एन इनहिबिटर। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स जो कि बाइंड करते हैं टू द साइड चेन्स ऑफ द प्रोटीन्स। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको समझ आई है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज हो रहे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स या जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, वो हो सकता है या तो हमेशा ही ओपन रहते हो लाइक दिस, तो देयर ओपनिंग मतलब आप देख सकते हो दे में ऑलवेज रिमेन ओपन, या फिर इनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो रेगुलेटेड भी हो सकती है। दैट मीन्स ये रिक्वायर्ड टाइम पर ओपन हो जाते होंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर ये क्लोज भी हो जाते होंगे व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। सो सेल की रिक्वायरमेंट के बेस पे ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं ये ओपन या क्लोज भी हो सकते हैं। सो इनकी ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट भी हो सकती है या फिर ये हमेशा ओपन ही रहते हैं, राइट। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की थ्रू द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन है जिनका नाम है पोरेंस। तो पोरेंस एज अ नेम सजेस्ट कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन पर कुछ पोर्स क्रिएट करते होंगे, राइट। तो पोरेंस बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ certain cell organelles like mitochondria and plastids. So very important information. So mitochondria and plastid की outer membrane पर कुछ pores नजर आते हैं। तो वो pores actually बनते हैं by certain proteins called porins, okay? And even they are also seen in some bacteria, ठीक है। तो porins जो हैं they are proteins जो कि pores create करेंगे, और ये जो pores हैं उनके थ्रू जो small size biomolecules हैं, लगभग the size of small proteins, वो easily move कर सकते हैं। So they allow movement of molecules up to the size of small proteins through them. तो small size के proteins तक के size वाले molecules जो हैं उन चैनल से पास कर सकते हैं of the porins, right? और एक स्पेशल टाइप का पोरेन है जिसे हम बुलाते हैं एक्वा पोरेन। तो एक्वा वर्ड तो आप जानती हैं पानी से रिलेटेड होता है, तो यानी कि वो पोर्स हैं जिनके थ्रू वाटर का मूवमेंट easily facilitate होता है, तो इन्हें हम बुला सकते हैं वाटर चैनल्स, राइट। सो दे हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट बाय फॉर्मिंग द वाटर चैनल्स। तो एक वाटर चैनल बनाने के लिए 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन नाम के प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, तो 8 डिफरेंट टाइप। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं कुछ ऐसे बता सकता हूं कि आप मान के चल सकते हैं अगर ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आपको उसका कट सेक्शन अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखिए कुछ ऐसा सा नजर आएगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पर देर आर 8 एक्वापोरेंस जो कि इस तरीके से अरेंज्ड हैं, और इनके बीच में एक ओपनिंग बन रही है जिनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज हो सकता है, इजंट इट। तो अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, तो ये एक पोर डेवलप हुआ जो कि एक्चुअली सराउंडेड है बाय 8 एक्वा पोरिन प्रोटीन्स, राइट। तो 8 एक्वापोरिन्स जो हैं वो इस वाटर चैनल को क्रिएट कर रहे हैं। तो ऊपर से देखने में वो कुछ ऐसी नजर आएगी, बट अगर हम साइड व्यू देखें तो आपको देखिए वो 8 सब यूनिट जो हैं वो ऐसे अरेंज नजर आ रहे हैं ना, सर्कुलर फैशन, और बीच में एक पोर क्रिएट हो रहा है, ओके, जिनके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज इन कर सकते हैं इनसाइड द सेल।
ओके, सो एक्वापोरिन जो है वो वाटर चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स है। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको अच्छे से समझ आई हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू जब सब्सटेंसेस मूव करते हैं तो आपको कितने तरीके से वो मूवमेंट नजर आएंगे। सो बेसिकली 3 तरीके हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है थ्रू दीज प्रोटीन चैनल्स। ओके, तो पहला होता है यूनिपोर्ट। ओके, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यूनि मतलब होता है, आप जानते हैं 1, दैट मीन्स इस प्रोटीन चैनल के थ्रू एक बार में एक डायरेक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम वन साइड टू द अदर। दैट मीन्स हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा और एक मॉलिक्यूल का एक बार में। सो ऐसा आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब कैल्शियम आयन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आगे जब मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर है वहां डील करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो अभी के लिए आप एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम आयन का एक तरह से मूवमेंट देख सकते हैं एज एन एग्जांपल, जो कि आपको यूनिपोर्ट शो करता है। देन वी हैव द सेकंड कैटेगरी जिसे हम बुलाते हैं सिम्पोर्ट। तो सिम वर्ड का मतलब होता है दैट मीन्स टुगेदर। तो यहाँ पर बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस एक साथ एक प्रोटीन चैनल को क्रॉस करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो 2 सब्सटेंसेस मूव करके नीचे आए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप याद देखिए, इसको वर्ड सिम बोला बिकॉज दे आर टुगेदर, इसीलिए इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। वी इवन कॉल इट को ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे आर टुगेदर ना, तो को मीन्स समथिंग टुगेदर। तो यहाँ पर सब्सटेंसेस एक साथ क्रॉस कर जाएंगे, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन। जब आप डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ना, तब कहते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अब्जॉर्प्शन के साथ एक सोडियम मॉलिक्यूल भी अब्जॉर्ब होता है। ओके, तो ग्लूकोज एंड सोडियम टुगेदर आर गोइंग टू बी अब्जॉर्ब्ड इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम थ्रू दिस वन प्रोटीन चैनल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द एंटीपोर्ट। तो एंटी वर्ड का मतलब ही होता है ऑपोजिट, मतलब यहाँ पर प्रोटीन चैनल के थ्रू मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको 2 सब्सटेंसेस का, बट एट द सेम टाइम दे आर गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक तरफ मान लेते हैं कि मेम्ब्रेन की इस तरफ ये रेड वाले मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और मेम्ब्रेन के इस तरफ आपकी ये येलो वाले मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो डिफ्यूजन होगा वो तो आप जानते हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब यहाँ से इस वाले का मूवमेंट इस तरफ होगा और ये वाले मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यहाँ से इस तरफ होगा, राइट, बट दे आर गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ना। सो एक साथ एक ही टाइम पर दे आर गोइंग टू क्रॉस दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और जब ये क्रॉस कर रहे होंगे तो दे आर गोइंग टू काउंटर ईच अदर, है ना। इसीलिए एंटीपोर्ट को हम बुलाते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इन सोडियम पोटेशियम पंप्स। तो सोडियम पोटेशियम पंप्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके थ्रू सोडियम का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो पोटेशियम का आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दे आर गोइंग टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज। सो सोडियम पोटेशियम पंप्स आर द वन जो कि शो करते हैं एंटीपोर्ट। सो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट इजीली समझ आए होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ट्रांसपोर्ट की तरफ, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, तो बढ़ते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बुलाते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट, बिकॉज मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, उस हिल वाले एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया था ना कैसे कार को अगर हमें डाउन द हिल टू अप द हिल ले जाना है तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर एनर्जी इनपुट। ओके, क्योंकि आप लोअर हाइट से हायर हाइट जा रहे हैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी। सिमिलरली जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब वो रीजन जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होके जाए कहाँ, उस तरफ जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो वो होगा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ऐसे में इस मूवमेंट को रिक्वायर होगी एनर्जी। सो इट रिक्वायर्स एनर्जी टू पंप द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको कि हम यहाँ पर इस फिगर से समझ भी ले सकते हैं। तो देखिए आपको ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन नजर आ रहा है, इजंट इट। तो आप ये देखिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड आपको केवल ये 3 मॉलिक्यूल ही नजर आ रहे हैं, इजंट इट। और इनसाइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। तब भी
मूवमेंट जो है फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि आउटसाइड आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, तो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसे में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करवा रहे हैं, सो यू विल रिक्वायर एनर्जी, और वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो रिमेंबर दिस थिंग। तो ऐसे में यू रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन्स फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। ऐसे ट्रांसपोर्ट को कैरी आउट करने के लिए यू नीड प्रोटीन्स ना, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होने चाहिए जो कि बेसिकली एनर्जी का इस्तेमाल करके अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवा भी सके। तो ऐसे वाले प्रोटीन्स को बेसिकली हम बुलाते हैं पंप्स। ओके, सो दे आर कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिन्हें हम बुलाते हैं पंप, क्योंकि बेसिकली ये पंप ही तो कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो पंपिंग के टाइम पे क्या होती है, यू रिक्वायर एनर्जी ना पंप करने के लिए। तो आपके घर में जो मोटर होती है वो भी क्या करती है, वो पंप करती है वाटर को फ्रॉम द लोअर हाइट टू द हाईएस्ट जो ओवरहेड टैंक होता है उसमें पानी भरने के लिए। तो बेसिकली वो पंपिंग का काम कर रही है बाय पुटिंग एनर्जी। तो वो ही रीज़न है जिसकी वजह से इन स्पेसिफिक टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम पंप्स बुलाते हैं। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन कुछ चीज़ें, क्योंकि ये प्रोटीन्स इनमें इन्वॉल्व है ना इस टाइप के पर्टिकुलर आपके मूवमेंट में या एक तरह से ट्रांसपोर्ट में, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थे, वैसे ही यहाँ पर भी रिक्वायर्ड हैं, और जैसे वहाँ पर उनकी साइड चेन्स पे जाके इनहिबिटर्स अफेक्ट करते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी इन पर्टिकुलर पंप्स के जो साइड चेन्स होती हैं, हो सकता है उनसे जाके कोई इनहिबिटर बाइंड कर जाए, जिसकी वजह से प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए और वो अपने थ्रू इन मॉलिक्यूल्स को पास करने ना दे। सो दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ओके, दैट रिएक्ट विद देयर साइड चेन्स ऑफ द प्रोटीन। एंड ये भी एक हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, जैसे कि फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन थी वो भी एक सिलेक्टिव प्रोसेस थी, ये भी सिलेक्टिव प्रोसेस है। मीन्स ये कुछ ही सर्टेन टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास करने देते हैं। एंड they reach maximum rate when all the protein transporters are engaged और basically when they are saturated, क्योंकि भाई प्रोटीन्स है ना जो कि इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो अगर सारे के सारे प्रोटीन्स प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से ही भर रखे हैं, है ना, उनके पास कोई स्पेस नहीं है टू लेट इन मोर मॉलिक्यूल्स कम, सो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर सैचुरेटेड। इस टाइम पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रेट होगा दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेट तब होता है जब सारे के सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो आई होप ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो आइए बच्चों, अब हम एक तरह से टेबुलराइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिनके बेस पे हम ये जो 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े थे, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस पे हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि हमको एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन रखना है बिटवीन ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, हमसे पहली प्रॉपर्टी बोली गई है इट रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो बताइए कौन कौन सी प्रोसेसेस इन तीनों में से ऐसी हैं जिनके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या सिंपल डिफ्यूजन के लिए आपको कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है? यू नो वेरी वेल, नॉट एट ऑल। तो क्योंकि मैंने बोला था कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाएंगे। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जो कि वाटर सॉल्युबल होने की वजह से या फिर दे आर नॉट फैट सॉल्युबल, इसीलिए उनको कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं, वो डिफ्यूज होते हैं थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और दोनों में ही मूवमेंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा बिकॉज बोथ आर डिफ्यूजन, राइट। तो यहाँ पर आपको स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपको प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं विच आर कॉल्ड पंप्स, क्योंकि वही वो प्रोटीन्स हैं जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से मॉलिक्यूल्स को पंप करते हैं टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। देन अगर हम बात करें हाईली सेलेक्टिव कौन कौन सी प्रोसेसेस है, वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो सिलेक्टिव नेचर कौन कौन सी प्रोसेसेस का था? डिफ्यूजन में तो कोई सिलेक्टिव नेचर नहीं है ना, सो दिस इज नॉन सिलेक्टिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, दे आर बोथ हाईली सिलेक्टिव बिकॉज जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा वो प्रोटीन्स के थ्रू होगा। तो प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू मूव करने देंगी। इसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ही आपको हाईली सिलेक्टिव नेचर देखने को मिलता है।
देन वी हैव ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, बेसिकली जो प्रोसेस होती है मूवमेंट की, वो एक टाइम पे कंप्लीटली आप कह सकते हो सैचुरेशन पॉइंट पे रीच कर जाती है, जहाँ पर वो मैक्सिमम रेट पर होती है, मीन स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन के केस में क्या आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन की रेट रुक जाता है क्योंकि सारे के सारे प्रोटीन्स ऑक्यूपाइड हैं? नो ना, बिकॉज यहाँ तो कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो सैचुरेट नहीं होने वाला। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था ही नहीं, तो सैचुरेट क्या होगा? दैट मीन्स कंटिन्यूसली मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है? नो, सो दिस इज नॉट सैचुरेटेड। बट अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो दोनों ही केस में, क्योंकि आप कहते हैं एक पॉइंट ऐसा रीच हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट जब सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, और जब वो प्री ऑक्यूपाइड हैं तो वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू मूव नहीं करने देंगे। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में ही जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं दे सैचुरेट। ठीक है, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद द मॉलिक्यूल। फिर अगर हम बात करें अप हिल ट्रांसपोर्ट की, तो अप हिल ट्रांसपोर्ट यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ मूवमेंट नजर आता है? तो आप जानते हैं सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो मूवमेंट देखने को मिलता था अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देवर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डाउन हिल मूवमेंट था। तो इसका मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? यू विल सी इट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, जहाँ पर लोअर टू हायर रीजन में मूवमेंट नजर आता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड होगी भाई? रिक्वायर्ड दैट बी एनर्जी कहाँ पे? सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मूवमेंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियसली होगा विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी। तो देर इज नो एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड ना, तो यहाँ कोई एनर्जी नहीं चाहिए एटीपी की। बट यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिकॉज मूवमेंट होगा फ्रॉम लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो आई होप ये जो कंपैरिजन था बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज, वो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, सिंस वी हैव अंडरस्टूड आवर बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अब हम बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दी प्लांट वाटर रिलेशंस, राइट। सो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम प्लांट्स का वाटर के साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, हम जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आपने अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ रखा है ना, वाटर जो है वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। इसीलिए प्लांट्स में भी वाटर जो है वो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो बहुत कॉमन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट्स से रिलेटेड याद आती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इजंट इट। तो फोटोसिंथेसिस में भी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें आपको वाटर भी एक रॉ मटेरियल अपीयर करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर प्रेजेंट होगा तभी फूड का सिंथेसिस हो सकता है। इनफैक्ट जो ऑपोजिट रिएक्शन है जिसमें कि फूड जो बना है वो ब्रेक डाउन हो, ठीक है, और उसमें भी आपको वाटर रिलीज करता हुआ नजर आता है, तो ये प्रोसेस कहलाती थी रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में भी वाटर रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि वाटर प्लांट्स की वेरियस फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट अगर हम प्लांट या किसी भी सेल की बात करें तो सेल के अंदर पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म जो उसका लिविंग मैटर होता है वो भी क्या है, वो भी वाटर ही है, जिसमें कि सेवरल मॉलिक्यूल्स जो है वो या तो डिसॉल्व हैं, अगर डिसॉल्व नहीं है तो वो उसमें फ्रीली फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब दे अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन इट, राइट। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की प्लांट्स में, तो प्लांट्स के आप जानते हैं वेरियस पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि वुडी होंगे, और वुडी पार्ट्स में आपको वाटर का अमाउंट कम देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे भी प्लांट पार्ट्स हो सकते हैं जो कि सॉफ्ट होंगे, तो वहाँ पर आपको वाटर का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है प्लांट पार्ट्स के हिसाब से, ठीक है, ओके। और अगर मैं बात करूँ प्लांट्स के, ऑब्वियसली जैसे आप देखिए उनका सोर्स क्या है प्लांट्स के अंदर वाटर के लिए, तो वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है इन द सॉइल, इजंट इट। तो सॉइल में अगर वो प्रेजेंट है तो आपको पता है प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दैट इज द रूट। तो रूट्स ही वो पार्ट्स होंगे प्लांट के जो कि वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ
प्लांट में वाटर की अगर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इतनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, इसीलिए प्लांट्स की जो डिमांड होती है वाटर की वो अक्सर हाई हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट। अब प्लांट का साइज ज़्यादा होगा तो वाटर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, और अक्सर देखा जाता है कि वाटर ही प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब इसकी अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। सो इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बोथ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो, या अगर आप उसकी एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचुरल एनवायरनमेंट में तो प्लांट्स अपने आप उगते हैं, और एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट में आप ऑब्वियसली प्लांट्स को ग्रो करते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, इजंट इट। तो अगर आप दोनों ही एनवायरनमेंट्स की बात करें तो वाटर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, तभी प्लांट्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर सकता है। तो आई होप प्लांट्स का वाटर के साथ रिलेशनशिप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर जिसका नाम है वाटर पोटेंशियल। तो बच्चों इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताता है कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है विद इन अ प्लांट। ठीक है, तो इस टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले एक रेगुलर सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आप सपोज वाटर के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर मैं रूम टेम्परेचर पे, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वाटर की बात करूं तो आपने पढ़ा है ना लोअर क्लासेस में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते थे, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो रूम टेम्परेचर पे वाटर कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? द लिक्विड स्टेट, राइट। और लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो कैसे होते हैं? वो थोड़े दूर दूर होते हैं ना, दे आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, है ना, दे आर एट अ डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में आपको कुछ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखने को मिलता है, इजंट इट। तो यहाँ पर वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपको हमेशा डिस्टेंस नजर आ रहा है, और आप जानते हैं वाटर जो है सिंस एक लिक्विड है और लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं, मतलब इनके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की। क्यों हो सकती है वो एबिलिटी? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट। तो इनका हर डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, रैंडम मोशन। तो इसका मतलब अगर ये मूव करते हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी होती होगी? डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ही वो एनर्जी है जो कि एबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को टू मूव, राइट। तो इसका मतलब इनके पास वो एनर्जी प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूँ वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होने की वजह से पोजेस करते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी, जो कि उनकी फ्री एनर्जी है, राइट, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, isn't it? ओके, तो वही फ्री एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है टू डू सम वर्क, राइट। और अगर मैं फिजिकल कॉन्सेप्ट से आपको इसको रिलेट करूं तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि वाटर या सपोज वर्क डन कब होता है? जब आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, मतलब मूवमेंट या मोशन देखने को मिलता है। तो वाटर का भी आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन तब माना जा सकता है जब वाटर जो है वो फ्लो करे, मूव करे, इजंट इट। तो इसका मतलब वाटर की वो फ्री एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है टू डू सम वर्क, दैट मीन्स टू डू सम मूवमेंट या मोशन, isn't it? तो इसीलिए the definition would be the free energy of water molecules that enables it to do some work would represent the water potential. आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अगर इसको बोला जाए कि वाटर पोटेंशियल टर्म क्यों दिया गया है? बिकॉज वो आपको पोटेंशियल बता रहा है, मतलब कितनी एनर्जी है वाटर के अंदर टू डू सम वर्क, दैट इज वाई इट इज टेलिंग यू द टर्म एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इट इज द पोटेंशियल ऑफ वाटर टू डू द वर्क। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ ग्रीक सिंबल, जो कि है एक त्रिशूल जैसा सिंबल जिसे हम बुलाते हैं साई। सो ये इसका स्पेलिंग है एंड दिस इज दैट सिंबल, और ये सिंबल के नीचे आप W एज अ सबस्क्रिप्ट लगाते हैं टू रिप्रेजेंट द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है प्रेशर की यूनिट्स में, जैसे कि पास्कल्स में। ठीक है, इवन आप एटमॉस्फेयर एंड बार्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट पास्कल सिंस बीइंग द स्टैंडर्ड यूनिट तो आप यहाँ पर पास्कल यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सो अगर बात की जाए प्योर वाटर की, प्योर वाटर मतलब एक ऐसा वाटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टिल्ड वाटर, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी
एक्स्ट्रा या अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर वाटर, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर में। सो अगर प्योर वाटर की बात की जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे एंड जब कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर सपोज एक बीकर है, ओके, और इस बीकर पे के अंदर आपको देखने को मिल रहा है प्योर वाटर। सो दिस इज द प्योर वाटर। सो इस प्योर वाटर पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब जो भी प्रेशर इस बीकर पे लग रहा है, इस प्योर वाटर कंटेनिंग बीकर पे, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो दिस इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सब पे ही लगता है ना, तो क्या ही बात की जाए इस वाटर और इस बीकर की, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं आने वाला ना, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पे वर्क कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट पे। तो इसलिए हम कहते हैं कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, ओके। सो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, ओके। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वाटर पोटेंशियल की। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या होती है, दैट इज जीरो, और वो तभी होती है जब वाटर प्योर हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर के मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जितनी भी फ्री एनर्जी होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स की ही फ्री एनर्जी होगी, इजंट इट। तो मैक्सिमम एनर्जी वाटर की आपको तब देखने को मिलेगी जब वाटर प्योर हो, और वो मैक्सिमम एनर्जी कंटेनिंग प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल माना जाता है जीरो। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है, ओके। एंड वाटर हमेशा आपको फ्लो करता हुआ नजर आता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको वाटर का मूवमेंट बताता है। तो रिमेंबर, जहां पर भी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल होगा, ओके, हमेशा वहां से आपको लो वाटर पोटेंशियल की तरफ आपको मूवमेंट नजर आएगा, isn't it? तो हाई टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला प्योर वाटर है, प्योर वाटर के पास प्योरली वाटर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है, उसके पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू जीरो शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल डिसॉल्व करने की कोशिश करूं, सपोज किसी सोल्यूट को डाल दूं, तो सोल्यूट डालने से क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ गए। अब वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट करने में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी थी वो इन्वॉल्व हो रही है टू इंटरैक्ट विद दोज मॉलिक्यूल्स ना। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इजंट इट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में सपोज मैंने एक सोल्यूट मॉलिक्यूल डाल दिया, तो ये जो अभी फ्रीली मूव कर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इस सोल्यूट के आने की वजह से इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, है ना, इसके चारों तरफ ऐसे इसको घेर लेंगे और इसके साथ इंटरैक्शन करेंगे। तो इंटरैक्शन करने में क्या हुआ, इंटरैक्शन करने में इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी थी वो इस्तेमाल हो रही है ना टू इंटरैक्ट, मतलब इनकी जो फ्री एनर्जी थी वो तो यूज नहीं हो रही है फॉर द मोशन, या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है टू डू सम वर्क। इसीलिए जितने भी फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे वही फ्री एनर्जी पोजेस करेंगे। अगर वो इंटरैक्शन शो कर रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ तो उनका जो एनर्जी है वो और कम हो जाएगी, फ्री एनर्जी। और इसका मतलब फ्री एनर्जी अगर कम हो रही है तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब आप याद रखिए, वाटर पोटेंशियल घटाया जा सकता है बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स अदर देन वाटर, ठीक है, ओके। तो याद रखिए वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल वाले रीजन से लोअर वाटर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ होता है, ओके। सो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल को आखिर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हम कुछ फोर्सेस के फॉर्म में भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो उन फैक्टर्स को हम फोर्सेस से रिलेट करेंगे एज एन एनालॉजी। तो देखिए बच्चों, फोर्स आप जानते हैं ना, उसके दो ही टाइप्स होते हैं, अ पुश और अ पुल, राइट। तो हम जो फैक्टर्स का इफेक्ट है ऑन वाटर मूवमेंट उसको पुशिंग या पुलिंग इफेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे। तो मतलब हम देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट को पुश कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में या अपनी तरफ पुल कर रहा है,
ठीक है। तो पहला फैक्टर हमारा है सल्यूट। तो सल्यूट का जो इफेक्ट होता है वाटर मूवमेंट में वो होता है पुलिंग इफेक्ट। वो मतलब सल्यूट का प्रेजेंट होना किसी भी सोल्यूशन में वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो इसका मतलब वो पुलिंग फोर्स शो कर रहा है। ओके, सो इट हैज अ पुलिंग इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है और वो भी वैल्यू होती है 0। ठीक है, ओके। अगर मैं उसमें सल्यूट को ऐड कर दूं, तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूं, मैंने सपोज एक नॉर्मल टेबल सोल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करवाया इन द प्योर वाटर। तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक है तो वो आयंस में ब्रेक करेगा, है ना। तो सोडियम और क्लोराइड आयन बन गए, जो कि यहाँ पर इमेजिन कीजिए ये येलो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, राइट। अब आप जानते हैं वाटर जो है उसका होता है एक पोलर नेचर। कैसे होता है? H2O को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। आपको पता है जो ऑक्सीजन एटम है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 2 हाइड्रोजन एटम से दूर चले गए टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एटम, इसीलिए इन पर डेवलप हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या रीजन है ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयंस, है ना। और जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेचर है ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द क्लोराइड आयंस। तो इमेजिन कीजिए अगर मैंने सपोज सोडियम आयन यहाँ लिया, तो ये सोडियम आयन क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो आपका ऑक्सीजन वाला पोर्शन है जो कि स्लाइटली नेगेटिव वाला पोर्शन है वो उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इस तरीके से आप देखेंगे सेवरल वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनके साथ इंटरैक्शंस करेंगे बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी, इजंट इट। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी जब एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं इन द इंटरैक्शंस विद दीज मॉलिक्यूल, तो उनकी एनर्जी जो फ्री हुआ करती थी अब वो फ्री नहीं रही ना। तो मतलब यहाँ पर सल्यूट को डालने से जो वाटर की फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस हो गई। फ्री एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब ही यही हुआ कि अब वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं की जा सकती है टू डू द वर्क। और वाटर पोटेंशियल क्या होता था? द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू डू द वर्क। ओके, तो अगर वही घट जाएगी तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल भी घट जाएगा। तो डिसॉल्विंग अ सल्यूट इन प्योर वाटर रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, इसीलिए कहते हैं कि ऑल द सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल दैन द प्योर वाटर। तो इसीलिए सॉल्यूशंस में आप जानते हैं ना, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। तो अगर डिसोल्यूशन होता है किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में तो यही सिनेरियो देखने को मिलेगा आपको, सॉल्यूट का इंटरैक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उनका जो फ्री नेचर था वाटर मॉलिक्यूल्स का वो नहीं रहा। फ्री नेचर नहीं रहा तो उनकी फ्री एनर्जी भी नहीं रही, और फ्री एनर्जी नहीं रही तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है टू डू द मूवमेंट। इसीलिए वी से कि सॉल्यूशन जो हैं दे आर गोइंग टू हैव लोअर और लेसर वाटर पोटेंशियल दैन द प्योर वाटर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो वाटर पोटेंशियल घटता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। कितनी अमाउंट से ये वैल्यू घट रही है, ओके, मतलब कितनी अमाउंट से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज सोल्यूट पोटेंशियल। मतलब सोल्यूट के डिसॉल्व होने से वाटर पोटेंशियल कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वाटर और द सोल्यूट पोटेंशियल, राइट। और सोल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बुलाते हैं। तो लेटर ऑन जब आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्मोसिस में आप जानते हैं वाटर का मूवमेंट आपने अगर लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सोल्यूट पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा, ओके, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दैट मीन्स मैंने इसलिए बोला कि सल्यूट जो है वो एक पुलिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। जितने ज़्यादा सल्यूट उतना ज़्यादा वाटर का अंदर की तरफ आपको इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। सो वाटर पोटेंशियल वो अफेक्ट होता है बाय द सल्यूट पोटेंशियल, जैसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बुलाते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सल्यूट इज क्लियर आई सपोज। अब हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग द सल्यूट भी समझ लेते हैं। तो बच्चों, सल्यूट का क्या इम्पैक्ट होता है वाटर पोटेंशियल पे? वो ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट हुआ वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पे वो तो नेगेटिव हुआ ना। इसीलिए जितने सल्यूट डालते जाएंगे उतना वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा।
इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है जो वाटर पोटेंशियल जैसे हम साई एस से डिनोट करते हैं उसका जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होती है इन इट्स जेन्युइन टर्म ऑल्सो। सो इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव है और इसकी वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। सो कहते हैं जितना ज़्यादा सल्यूट आपके डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट में उतना कम वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि उतना ही कम आपका सल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। बिकॉज सल्यूट पोटेंशियल कुछ अलग नहीं है, सल्यूट पोटेंशियल बेसिकली वाटर पोटेंशियल है कि वैल्यू है फाइनल जो कि सल्यूट के डिसॉल्व होने से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सल्यूट के डिसॉल्व होने के बाद जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आती है दैट इज ओनली सल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो सल्यूट मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा डालोगे उतना कम आपका सल्यूट या फिर आपका वाटर पोटेंशियल हो जाएगा या सल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। मोर नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है जो कि होता है 0। तो वाटर पोटेंशियल जब आपका कोई भी सल्यूट डिसॉल्व नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 0 जो कि है किसकी, प्योर वाटर की। ठीक है, अब मान लीजिए आपने उसमें एक सल्यूट डाला, सल्यूट डालने पे क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी ना सल्यूट के एडिशन से, तो इसको हम साई एस ले सकते हैं। अभी तक ये प्योर वाटर था क्योंकि प्योर वाटर की वजह से जो उसकी फ्री एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, वो 0 हो गया, इसलिए वाटर पोटेंशियल। अब सल्यूट डालने से क्या हुआ, ये प्योरली वाटर तो रहा नहीं, तो साई की वैल्यू अब यहाँ पर साई एस से डिनोट की जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी साई एस दैट इज सल्यूट पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, मान लीजिए -2 हो गई कुछ सल्यूट डालने पे। तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो जैसे जैसे आप सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो आपके वाटर पोटेंशियल या फिर जो कॉम्पोनेंट सल्यूट पोटेंशियल है, ओके, जो कि सल्यूट के एडिशन से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बनती है वो और नेगेटिव होती जाएगी। सपोज ऐसे ये कुछ इस तरीके से वेरी करती हुई नजर आती है। तो मतलब जैसे जैसे आप सल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मोर नेगेटिव वैल्यू होती जा रही है सल्यूट पोटेंशियल की। ठीक है, मतलब आप जानते हैं ना इंटीजर का कॉन्सेप्ट है कि अगर जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इन इट्स नंबर वो उतनी ज़्यादा लिटरली छोटी होगी, इजंट इट। मतलब आप जानते हैं कि -10 जो है वो -20 से इधर पर बड़ा है, ओके, क्योंकि 20 के आगे माइनस का साइन लग गया है। तो जितनी मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव नंबर का उतनी स्मॉलर उसकी वैल्यू होती जाती है इन इट्स एक्चुअल सेंस। ठीक है, सो अगर मैं एक सोल्यूशन की बात करूँ ना, एक सोल्यूशन जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क कर रहा है, मतलब हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, उतना ही प्रेशर जो हम पे अभी लग रहा है या फिर हमारे चारों तरफ जितने ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उतने पे ही अगर एक सोल्यूशन को ओपन कंटेनर में रखते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो सल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, सपोज ये एक बीकर है जिसमें कि सोल्यूशन फिल्ड है, तो दिस इज अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैं प्योर वाटर नहीं ले रहा हूँ, दिस इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में इसको मैंने ओपन कंटेनर में रखा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही वर्क कर रहा है, मतलब नो एक्सटर्नल प्रेशर वी आर अप्लाइंग। ठीक है, तब जो आपका वाटर पोटेंशियल होता है जिसमें कि सल्यूट डिसॉल्व होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा टू द सल्यूट पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल इक्वल माने जाते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर वर्क नहीं कर रहा है। और मान लीजिए एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, तब पिक्चर में आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर दैट इज प्रेशर। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग स्लाइड में। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आखिर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है। सो अगर मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा है उसको अप्लाई कर दूं, सो इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू आइदर प्योर वाटर ले लीजिए या फिर सोल्यूशन ले लीजिए, तो प्योर वाटर सोल्यूशन दोनों पर ही अगर मैं ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। इस इफेक्ट को आपको याद रखना है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्चुअली प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए जो प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वाटर पोटेंशियल पे उसे हम बुलाते हैं एज
प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज साई पी, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो इन दोनों ही सिनेरियो को हम समझते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर क्या है और नेगेटिव प्रेशर क्या है। पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर वही फोर्सेस की तरह है, राइट। तो मैंने बोला अगर पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया है मतलब मैंने उसको पुश किया है तो क्या इफेक्ट आएगा, और नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया मतलब मैंने उसको पुल किया है तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए इमेजिन कीजिए पहली सिचुएशन, मान लेते हैं एक यू ट्यूब है, हमारा वाला यूट्यूब नहीं, एक ये अपरेटस है जिसे हम यूट्यूब बुलाते हैं। तो यूट्यूब में आपको यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। सो दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही सब्सटेंस पास कर सकते हैं वाइल कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक साइड पे जो चेंबर है उसमें भी प्योर वाटर फिल्ड है और दूसरी साइड पे भी जो चेंबर प्रेजेंट है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के उधर भी वाटर जो है वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा बाय अ सेल और उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट से। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला सपोज आपका जो आर्म है ऑफ दिस यू ट्यूब, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं एज द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो राइट साइड वाला आर्म है ऑफ दिस यू ट्यूब, मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है द कंडीशन ऑफ द सेल, ठीक है, जो कंडीशन सेल के अंदर होगी, ओके। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं, पहली कंडीशन में सपोज मैंने लेफ्ट आर्म पे मतलब एक्सटर्नली बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, मतलब पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया, मतलब आई हैव पुश्ड सम वाटर, ओके। तो अगर मैं यहां से एक पॉजिटिव प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई करता हूं, मतलब मैंने आउटसाइड एनवायरनमेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो आप देखेंगे वाटर का मूवमेंट जो होगा वो किस तरफ हो जाएगा, राइट आर्म की तरफ, यानी कि सेल के अंदर पानी एंटर कर जाएगा, isn't it? तो मतलब अगर आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं मतलब एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वाटर सराउंडिंग से एंटर कर जाएगा इनटू द सेल, और सेल में भी जाके वो कहाँ जाएगा, वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल के अंदर पानी भरने लगेगा तो वैक्यूल क्या करेगा, सेल के कंटेंट को पुश करेगा, मतलब अपने साइटोप्लाज्म को पुश करेगा, और साइटोप्लाज्म अगर पुश होगा तो वो प्रेस करेगा किसको, सेल वॉल को। इसका मतलब एक प्रेशर जनरेट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल, ओके। तो उस प्रेशर को जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं एज टर्गर प्रेशर, उसको हम आगे भी डील करेंगे, वो रिप्रेजेंट करता है एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रेशर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो मूवमेंट है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसको हम बुलाते हैं एज प्रेशर पोटेंशियल या फिर द टर्गर प्रेशर, ठीक है, ओके। अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूं सपोज, तो दूसरे सिनेरियो में मैंने लेफ्ट आर्म यानी कि आउटसाइड के एनवायरनमेंट से पानी खींच लिया, ठीक है, मतलब मैंने नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया लाइक अ सक्शन प्रेशर। अब मान के चलिए नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने से व्हाट विल हैपन, ऐसा होगा कि यहां से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो राइट आर्म से पानी जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। मतलब अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी को खींचता हूं, ओके, बाय अप्लाइंग अ नेगेटिव प्रेशर, एक टेंशन क्रिएट करके, तो जो सेल के अंदर का वाटर कंटेंट है वो बाहर आने लगेगा। तो इसीलिए देखिए आपको यहां देखने को मिल रहा है कुछ ऐसी कंडीशन जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो आई होप आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में एक बेसिक सा आइडिया होगा कि पानी का जो लॉस होता है ना फ्रॉम द प्लांट्स बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर, वो रिप्रेजेंट करता है द ट्रांसपिरेशन। तो अगर ट्रांसपिरेशन में पानी ऑलरेडी एनवायरनमेंट से सेल से खींचा जा रहा है, सेल के बाहर से ऑलरेडी निकाला जा रहा है, तो मतलब सेल के बाहर वाटर की कमी है, और व्हाट विल हैपन नाउ, इसीलिए सेल के अंदर से जो पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा इनटू द जाइलम वेसल, ठीक है। तो इनको हम कैसे अपनी डेली लाइफ एग्जांपल से दे सकते हैं। तो अगर इस पॉजिटिव प्रेशर की बात की जाए, पॉजिटिव प्रेशर की बात करने से अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने एक बलून जो फिल्ड है वाटर के साथ, उसको मैंने एक एंड से प्रेस किया, तो क्या होगा, मेरे पॉजिटिव प्रेशर यानी कि पुश करने से व्हाट विल हैपन, दूसरी तरफ बलून की दूसरी वॉल पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और वो हिस्सा बल्ज आउट करने लगेगा। ऐसी ही कंडीशन यहाँ इस सेल में भी होती है। तो अगर मैं एक्सटर्नली प्रेशर को अप्लाई करूँ, ज़्यादा पानी को फोर्स से प्रेस करूँ, तो वो सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर भरने की वजह से वो सेल की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जस्ट लाइक दैट
वाटर बलून। ओके, एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो कि एक नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो इसको मैं इंजेक्शन, आपने सबने लगवाया होगा, सो इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है उसमें अगर मैं वाटर को फिल करूं और उसको ऐसे पुल करूं, तो व्हाट विल हैपन, एक वैक्यूम क्रिएट होगा जो कि वाटर को अपवर्ड पुल करेगा। अपवर्ड पुल करेगा तो ऑब्वियसली नीचे से और पानी ऊपर की तरफ आता जाएगा, तो सेल से पानी का बाहर मूवमेंट देखने को मिलेगा बाय द क्रिएशन ऑफ अ नेगेटिव प्रेशर जो कि टेंशन के फॉर्म में होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है जनरली इन केस ऑफ दी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो पॉजिटिव प्रेशर टर्गोर प्रेशर के फॉर्म में नजर आएगा, नेगेटिव प्रेशर आपको ट्रांसपिरेशनल पुल की तरह नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पॉजिटिव प्रेशर होगा वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को, और नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने से जो वाटर पोटेंशियल घटता है उसे हम कहते हैं एज दी नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, और सिंस मैंने बताया वाटर पोटेंशियल दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, सल्यूट पे भी और प्रेशर पे भी, इसीलिए सल्यूट की वजह से जो इंपैक्ट आता है वाटर पोटेंशियल पे उसको हम साई एस से रिप्रेजेंट करते थे ना, इस तरीके से, एंड जो वाटर पोटेंशियल पे प्रेशर की वजह से इंपैक्ट आता था उसको हम साई पी से रिप्रेजेंट करते थे। तो जो टोटल इंपैक्ट होगा वो इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट से होगा ना, दोनों के जो एडिटिव इफेक्ट है, मतलब दोनों ने कैसे इंपैक्ट किया वाटर पोटेंशियल को, उनके सम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए कहते हैं जो वाटर पोटेंशियल होता है किसी भी सेल का या सिस्टम का, वो सल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। सो रिमेंबर, वाटर पोटेंशियल आपको बताता है वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल रीजन टू लोअर वाटर पोटेंशियल रीजन। सल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल घटता है और वो रिप्रेजेंट करता है दी सल्यूट पोटेंशियल। एंड प्रेशर से, प्रेशर के दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ इन दो केसेस में समझा था। सो आई होप वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। आई होप आज के सेशन में डिस्कस किए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इस चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।